प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर गुना और दमोह में की चुनावी रैलियां। का इंडी गठबंधन के एक बड़े नेता ने विधानसभा के अंदर महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का किया इस्तेमाल। इंडी गठबंधन के किसी भी नेता ने इसके खिलाफ नहीं बोला एक भी शब्द। महिलाओं पर विधानसभा में दी अपने बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मांगनी पड़ी माफी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई करने को कहा। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी। बांकुरा जिले के बीजेपी कार्यकर्ता शुभदीप मिश्र की पेड़ से लटकी मिली लाश। बीजेपी का आरोप, टीएमसी के गुंडों ने पंचायत चुनाव की दुश्मनी में की हत्या। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक आज। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के खिलाफ शिकायतों पर होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर की हवा अब भी जहरीले धुंध के साए में लिपटा। दमघोटू हवा की वजह से दिल्ली के स्कूलों में 9 से 18 नवंबर तक शीतकालीन अवकाश की घोषणा। इजरायल हमास संघर्ष पर फिर बेनतीजा रही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक। युद्ध विराम को लेकर नहीं बन सकी कोई सहमति। और क्रिकेट विश्व कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की अच्छी शुरुआत। सलामी बल्लेबाजी डेविड मलान ने खेली शानदार पारी, 87 रन बनाकर हुए आउट। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चुनावी राज्यों की। और सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मतदान की तारीख नजदीक आते आते चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। यहां 17 नवंबर को एक ही चरण में सभी 230 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। तमाम दलों के स्टार प्रचारक भी प्रचार में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी भी मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज ग्वालियर चंबल संभाग के गुना में भी एक चुनावी रैली की। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के नेता नीतीश कुमार के बयान को अमर्यादित और महिलाओं का अपमान करने वाला बताया। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि घमंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता ने विधानसभा के भीतर माताओं और बहनों की मौजूदगी में शर्मनाक बयान दिया है। इंडी गठबंधन के किसी भी नेता ने इस अपमानजनक बयान पर एक भी शब्द नहीं बोला। ऐसे नेता और ऐसा गठबंधन कभी भी महिलाओं की तरक्की के लिए काम नहीं कर सकता है। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में भद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं?
वो आपका सम्मान कर सकते हैं, वो आपका गौरव कर सकते हैं। कैसा दुर्भाग्य आया है देश का, कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण में विश्वास करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब उसने कैसे मध्य प्रदेश के विकास के लिए बजट को उतना नहीं बढ़ाया जितनी की जरूरत थी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के विकास मॉडल को लापता मॉडल करार दिया। अगर मुझे एक शब्द में कांग्रेस के विकास के मॉडल का वर्णन करना है तो वो मॉडल क्या था? वो मॉडल था लापता मॉडल। लापता मॉडल। बिजली लापता, सड़क लापता, पानी लापता, रोजगार, गरीबों के घर। कांग्रेस के लापता मॉडल में विकास भी लापता था। कांग्रेस राज में नौजवानों का भविष्य लापता था। कांग्रेस राज में किसानों का कल्याण लापता था। और गुना से पहले पीएम ने आज सबसे पहले दामोह में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस रैली ने पीएम ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि देश से गरीबी इसलिए नहीं मिटी क्योंकि कांग्रेस ने गरीबी मिटने ही नहीं दी। वहीं पीएम ने कांग्रेस में मौजूद परिवारवाद पर भी कटाक्ष किया और कहा कि आजकल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रिमोट से चलने लगे हैं। 2014 तक जब देश में उनको 10 साल लोगों ने मौका दिया था, आपको पता ही नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या काम। क्यों? क्योंकि वो उनको कोई काम करना ही नहीं था, रिमोट से चल रहा था, सब रिमोट से। लेकिन ये कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीनियर मोस्ट लोगों में से एक है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं पाते, नाम मात्र के रख दिए उनको। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी खुद के मूड में आ जाते हैं। कभी ये रिमोट का अगर चार्जिंग खत्म हो गया हो या कनेक्टिविटी टूट गई हो तो उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती है। मैंने कहीं पढ़ा, कल उन्होंने पांडवों को याद किया था। जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया। और उन्होंने कहा भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि केंद्र से भेजा हुआ 1 रुपया गरीब तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे ही बच जाता है। इस स्थिति को बदला साल 2014 में। जैम की त्रिशक्ति ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया और ये मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान जारी रखेगी। तारीख आते ही कांग्रेस ऐसे बिल बिलाती है जैसे सबसे ज्यादा काली कमाई उसी को बैंकों में जमा करानी पड़ी हो। आज भी कांग्रेस सबसे ज्यादा मुझे भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिन में 100 बार गालियां देती है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में जो लोग जमानत पर है
उन्हें मोदी से तकलीफ होनी बहुत स्वाभाविक है। ये हमें जो गालियां देते हैं उनके जरा नाम निकाल के देख लेना। ये सारे लोग किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और जमानत पे जिंदगी गुजार रहे हैं जी। लेकिन ये लोग चाहे जो मुझे कितनी ही गालियां दे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में गरीबों को 4 करोड़ मकान भी मिले हैं। ये सभी को याद रखनी चाहिए। भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब का विकास है, गरीब का कल्याण है। हम बहुत नेक नियत से आपके जीवन की हर परेशानी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब से गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो, इसलिए हमने 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। आप जरा बताएंगे कितने घर? जरा इधर से आवाज आएगी, कितने घर बना के दिए? गरीबों को कितने घर दिए? माताएं बहनें जरा बताइए, कितने घर दिए? कितने घर दिए? राम मंदिर बनाया, ये तो याद है। 4 करोड़ गरीबों के घर बनाए, ये भी याद रखिए। और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के मुरैना में भी एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में चुनाव को लेकर चुनावी हलचल काफी तेज है। सत्तारूढ़ बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। सीधी जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, जबकि बाकी 3 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। 4 सीटों में से 3 पर बीजेपी का कब्जा है। जिले की सीधी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी। सीधी विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। 1990 से लेकर अब तक इस सीट पर 4 बार बीजेपी जीत चुकी है। इस बार बीजेपी ने सीधी से सांसद रीति पाठक को चुनावी मैदान में उतारा है। रीति पाठक यहां से 2014 और 2019 में लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। वे पहली बार विधानसभा चुनाव में दांव आजमा रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार और कनेक्टिविटी, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो लगातार भाजपा की सरकार में हुई भी हैं, लेकिन और बेहतरीन हो, इसके लिए मैं एक प्रत्याशी के रूप में और आगे आने वाले समय में विधायक के रूप में इन विषयों को लेकर आगे बढ़ूंगी। हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है ये कि सीधी विधानसभा में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और देश की जनता जनार्दन जिनको देखने के लिए, मिलने के लिए, सुनने के लिए तरसती हो, तो हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि वो कल हमारे इस धरती पर उनका पदार्पण हो रहा है। और निश्चित रूप से सिर्फ सीधी विधानसभा नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों में इसका प्रभाव होने वाला है। दूसरी तरफ कांग्रेस बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सहित अन्य स्थानीय मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रही है। 1993, 1998 और 2003 में ये सीट कांग्रेस के पास थी।
इस बार सीधी से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। किसानों की समस्या, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था जो पटरी से उतर गई है, इन सब चीज़ों को लेके हम किसानों की समस्या, इन सब बिंदुओं को और जो हमारा वचन पत्र है उसको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। सभी पार्टियों के दावों और वादों को टटोल रही जनता के बीच कई मुद्दे हैं। इन सबके बीच सीधी के मतदाताओं के लिए विकास का मुद्दा सबसे अहम है। कद्दावर नेता केदारनाथ शुक्ला ने 2008 के चुनाव में जीत हासिल की थी। फिर वे 2013 और 2018 के चुनाव में भी सीधी सीट से चुने गए। शुक्ला 4 बार विधायक रहे हैं। भाजपा से टिकट कटने के बाद अब वो भी निर्दलीय चुनाव मैदान में है, जिससे मुकाबला और रोचक हो गया है। वहीं आप, बसपा, सपा ने भी यहां अपने प्रत्याशी उतारे हैं। सीधी विधानसभा सीट से मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, लेकिन अन्य पार्टियों के साथ ही इस बार लगातार 3 बार से विधायक रहे केदारनाथ शुक्ल के निर्दलीय चुनाव लड़ने से ये मुकाबला और भी ज़्यादा कांटेदार हो गया है। अपने सहयोगी कमलेश और कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, सिद्धि। तो ये थी चुनावी राज्यों से जुड़ी कुछ अहम खबरें। अब कुछ दूसरी अहम खबरों पर निगाह डालेंगे। महिलाओं पर विधानसभा में दी अपने विवादित बयान, अजीबोगरीब बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मीडिया के सामने आकर आखिरकार माफी मांगनी ही पड़ी। मैं माफी मांगता हूँ उसके लिए, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जैसे महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के बाद कौरवों का पतन शुरू हो गया था, वैसे ही नीतीश कुमार के इस बयान के बाद उनका भी पतन निश्चित है। उन्होंने बिहार विधानसभा के स्पीकर से नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा है। केवल माफी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। हमें मालूम है कि एक कौरवों ने जब द्रौपदी को भरी सभा में एक बार बेइज्जत किया था तो उसका क्या रिजल्ट था। वो एक पहला कदम था उनकी पूरी कौरवों की जो सत्ता थी वो खत्म होने का। तो मुझे लगता है ये बिहार में पहला एक स्टेप है जो जिस तरह का उन्होंने ये गंदी अभद्र स्टेटमेंट दी है असेंबली में, उनका भी नाश निश्चित है। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां राजनीतिक हिंसा समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। बांकुरा जिले में आज बीजेपी कार्यकर्ता शुभदीप मिश्रा की हत्या कर दी गई। शुभदीप की लाश पेड़ से लटकती मिली। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस हत्या के लिए राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के दुश्मनी के चलते टीएमसी के गुंडों ने शुभदीप की हत्या कर दी। ये बीजेपी का वेटरन वर्कर है, शक्ति केंद्र प्रमुख है, पिछले पंचायत चुनाव में पार्टी का प्रत्याशी था। बहुत दुखद इंसिडेंट है, इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। और बांकुड़ा का एसपी, ये 9 अक्टूबर एक ऑर्डर निकला, ये सीधा गैर कानूनी है। 302 से लेकर रेप सेक्शन से लेकर ये सब में अरेस्ट करने के लिए आयोग को उसका पास इजाजत लेना चाहिए। सीधा सीआरपीसी आईपीसी के ऊपर ये अंगुल उठा रहा है। ये इसका ऑडासिटी देख लीजिए। और ये पॉलिटिकल मर्डर है, इसका पीछे टीएमसी का गुंडा है। यहां रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री ने आज जनता से डिजिटल मीडिया का उपयोग कर स्थानीय प्रतिभाओं का समर्थन करते हुए भारत की उद्यमशीलता और रचनात्मक भावना का समारोह मनाने का अनुरोध किया। उन्होंने एक लिंक narendramodi.in/vocal for local भी साझा किया, जिस पर लोग नमो ऐप पर उत्पाद या उसके निर्माता के साथ सेल्फी पोस्ट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया कि आइए इस दिवाली पर हम नमो ऐप पर वोकल फॉर लोकल थ्रेड के साथ भारत की उद्यमशीलता और रचनात्मक भावना का समारोह मनाएं। आइए हम ऐसे उत्पाद खरीदें जिन्हें स्थानीय स्तर पर बनाए गए हों और उसके बाद उस उत्पाद या उसके निर्माता के साथ नमो ऐप पर एक सेल्फी पोस्ट करें। अपने मित्रों और परिवार को अपने थ्रेड में शामिल होने और सकारात्मकता की भावना का प्रसार करने के लिए आमंत्रित करें। आइए हम स्थानीय प्रतिभाओं का समर्थन करने, साथ ही भारतीयों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने और अपनी परंपराओं को समृद्ध बनाए रखने के लिए डिजिटल मीडिया की शक्ति का उपयोग करें। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में हिस्सा लेने के लिए 10 नवंबर को भारत का दौरा करेंगे। भारत और अमेरिका समसामयिक क्षेत्रीय मुद्दों का जायजा लेंगे और बहुपक्षीय प्लेटफॉर्मों और क्वाड जैसे ढांचे के माध्यम से सहयोग बढ़ाने के लिए साझा प्राथमिकताओं के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का भी अपने अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने का कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का अपने अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सीधे रुख करते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना का, जहां इस वक्त पीएम मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पराकाष्ठा हो, मन का मेल मिलाप हो, और तभी तो आज पूरा एमपी कह रहा है, एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, और मोदी के मन में, और मोदी के मन में। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की डबल इंजन सरकार बनी है, तब से मध्य प्रदेश के विकास को नई ऊर्जा मिल रही है। 2014 से पहले के 10-12 सालों में यहां बीजेपी की सरकार थी, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस जब केंद्र में सत्ता में थी, तब एमपी को सहयोग देने की तो बात छोड़िए, समर्थन करने की बात तो छोड़िए, डगर डगर पर रुकावटें डाली जाती थी, मुसीबतें पैदा की जाती थी, काम में रोड़े अटकाए जाते थे। मैं भी पहले गुजरात का मुख्यमंत्री था, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि दिल्ली की कांग्रेस की सरकार हमें परेशान न करती हो, काम में रुकावटें न डालती हो। मध्य प्रदेश के साथ भी उस समय की दिल्ली की कांग्रेस सरकार का यही सौतेला व्यवहार था, और इसका प्रमाण हमें
चंबल क्षेत्र में भी दिखता है। आज एमपी में आप सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच क्या चल रहा है वो देख रहे हैं। इतना बड़ा चुनाव चल रहा है और वो कपड़े फाड़ने की कंपटीशन में लगे हुए हैं। एक दूसरे के कपड़े फाड़ो और एक दूसरे अपने चेले चपाटों को कहते हैं कि तुम उसके कपड़े फाड़ो, वो कहता है तुम इसके कपड़े फाड़ो। और यही दो चेहरे हैं जिन्होंने लंबे समय तक मध्य प्रदेश की कांग्रेस को चलाया है, कांग्रेस की सरकारों को चलाया है। अगर एमपी को बीमारू राज्य की बदनामी मिली तो इसके लिए ऐसे ही नेता जिम्मेदार है। मेरी बात सही है? जरा पूरा जोर से बताओ तो पता चले। मेरी बात सही है? इन्हीं लोगों ने बीमारू बनाया ना, इन्हीं लोगों ने बर्बाद किया ना, तो इनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा देने में जरा भी कमी मत करना। और तो चंबल की धरती है, यहां तो सजा बड़ी पक्की होती है। एमपी के 18 से 30 वर्ष के नौजवान ये बात भली भांति समझ रहे हैं और इसलिए एमपी का हर नौजवान आज कह रहा है कांग्रेसी सरकारों ने हमारे माता पिता के लिए कुछ नहीं किया, वो हमारा भविष्य कैसे अच्छा बना सकते हैं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के नेताओं के लिए अपना और अपने परिवार का हित ही सब कुछ है। कांग्रेस अपने नेताओं के बच्चों को स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रही है। उसे अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं, आपके बच्चों की फिक्र है ही नहीं। वो अपनों में से ही बाहर आए तब आपकी चिंता करे ना। और आपने देखा होगा घूम फिर करके 3 परिवार दिखते हैं, एक दिल्ली वाला और 2 यहां वाला। ये तिकड़ी घूम रही है बस। जब नेता अपने बारे में ही सोचते रहेंगे तो एमपी का विकास कैसे संभव है? यही कांग्रेस के नेताओं ने भूतकाल में भी किया है, आज भी यही चल रहा है। भाजपा के लिए गरीब, मध्यम वर्ग, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों के बच्चों का भविष्य बनाना यही हमारे लिए सर्वोपरि है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मैं इसी संकल्प को सिद्ध करने में, मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखता हूं। परमात्मा ने जितने मुझे शक्ति दी है, जितना मुझे समय दिया है, हर पल आपके सपनों को साकार करने के लिए जुटा रहता हूं और आपके आशीर्वाद से मुझे ताकत मिलती रहती है। तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे मध्य प्रदेश के मुरैना से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पराली जलाने की घटनाओं पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई है।
ट्रिब्यूनल ने कहा है कि सैटेलाइट इमेज से साफ नजर आ रहा है कि पराली जलाने की घटनाएं अब भी वहां हो रही हैं। पंजाब सरकार ने एनजीटी को बताया कि सभी एसएचओ को यह निर्देश दे दिए गए कि वो ऐसी घटना ना होने दें। दमकल विभाग की टीमों को भी काम पर लगाया गया है। कल से पराली जलाने पर 13 एफआईआर दर्ज की गई है। एनजीटी ने कहा है कि सैटेलाइट इमेज के मुताबिक 1000 से ज्यादा जगह पर पराली जलाई जा रही है और आपने सिर्फ 13 एफआईआर दर्ज की है। किस सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है? एनजीटी ने पंजाब सरकार से यह भी पूछा है कि किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए क्या कुछ वैकल्पिक उपाय दिए जा रहे हैं। पंजाब सरकार ने कहा कि पराली के निपटान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी पर सब्सिडी दी जा रही है। ट्रिब्यूनल ने पंजाब सरकार से पूछा है कि कितने किसानों को ये मशीनरी उपलब्ध हुई है, ये आंकड़े दें। एनजीटी ने कहा है कि दिल्ली और इससे सटे दूसरे राज्यों में पराली जलाने पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सख्ती से लागू किया जाए। एनजीटी ने कहा कि पंजाब में पराली जलाने की सुबह 10 बजे की सैटेलाइट इमेज में साफ दिख रहा है कि पूरे पंजाब में बड़ी तादाद में पराली अब भी जलाई जा रही है। सैटेलाइट इमेज में पराली जलाने की सटीक जगह की जानकारी दी गई है। इस पर कार्रवाई हो। एनजीटी में मामले की जो अगली सुनवाई होगी वो अब 20 नवंबर को होगी। और पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बर्लिन में जर्मन बायोगैस एसोसिएशन के सीईओ से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पंजाब में पराली जलाने की समस्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो मुलाकात के दौरान उन्होंने पराली जलाने का समाधान खोजने की कोशिश की, जो कि पराली जलाने से लोगों को राहत देगा और पराली को लाभदायक उपयोग के लिए भी लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पराली का उपयोग बायोगैस उत्पादन के लिए किया जा सकता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जर्मनी दुनिया में सबसे आगे है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों के लिए भारत की खोज को गति प्रदान करेगा और किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत पैदा करेगा। उन्होंने आंकड़ों के लिहाज से कहा कि हर साल भारत में करीब 352 MT पराली पैदा होती है। इसमें से 22% गेहूं की फसल से और 34% धान की फसल से पैदा होती है। इस पराली का लगभग 84 मीट्रिक टन यानी कि 23.86% हर साल खेतों में तुरंत जला दिया जाता है। बायोगैस के लिए पराली का उपयोग करना एक अच्छी बात होगी, जीत होगी। और जर्मन बायोगैस एसोसिएशन के सीईओ डॉक्टर क्लॉडियस दा कोस्टा गोमेज ने कहा कि हम काफ़ी खुश हैं कि भारत सरकार बायोगैस पर खास जोर दे रही है। और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट स्थापित करने वाली कंपनी वर्बियो के सदस्यों से भी मुलाकात की। हरदीप सिंह पुरी ने यह प्लांट 50,000 एकड़ में पराली का उपयोग करता है। हमने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ऐसे 15 और संयंत्रों को स्थापित करने की दिशा में चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने बर्लिन में जर्मनी के जलवायु कार्य मंत्रालय के संघीय मंत्री रॉबर्ट हेबेक से मुलाकात की। बैठक में भारत और जर्मनी के बीच कंप्रेस्ड बायोगैस और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्रों में मौजूद सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को और बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। और इस वक्त महुआ मोइत्रा पर जो खबर आ रही है वो ये कि महुआ मोइत्रा कि इस पूरे मामले को लोकपाल ने एक आदेश दिया है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए। बहुत बड़ी खबर, बहुत अहम खबर। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या है पूरी खबर? देखिए, हम जानते हैं कि महुआ मोइत्रा पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के बदले गिफ्ट लिए थे, घूस लिया था, और ये शिकायत की थी निशिकांत दुबे जो बीजेपी के गोड्डा से सांसद है। उनकी शिकायत पर लोकसभा की आचार समिति में यह मामला भेजा गया था। हमने देखा कि कई महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं और पिछली बैठक में महुआ मोइत्रा हंगामा करते हुए उस बैठक से बाहर आ गई थी। अब से थोड़ी देर पहले निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, जिनकी शिकायत पर पूरे मामले को लोकसभा की आचार समिति को भेजा गया था, उन्होंने दावा किया है कि लोकपाल ने सीबीआई को पूरा मामला सौंप दिया है। लोकपाल को भी ये शिकायत निशिकांत दुबे की तरफ से भेजी गई थी और निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि लोकपाल ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश लोकपाल के जरिए जो आदेश दिया गया है, दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी करने और भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। ये शिकायत लोकपाल को की थी।
निशिकांत दुबे ने, और निशिकांत दुबे ने ही ये ट्वीट करके जानकारी दी है, दावा किया है कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा गया है। हम जानते हैं कि लोकसभा की आचार समिति इस मामले में विचार कर रही है और कल उसकी महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें ड्राफ्ट रिपोर्ट को चर्चा की जा सकती है, उसे स्वीकार किया जा सकता है। और लोकसभा की आचार समिति अगर ये मानती है, अगर तथ्यों के आधार पर ये मानती है कि जो आरोप लगे हैं महुआ मोइत्रा पर वो सही है, तो फिर उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जा सकती है, उनके निलंबन या फिर लोकसभा की सदस्यता खत्म करने की भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में कल जो बैठक है उस पर सभी की निगाहें लगी रहेंगी। लेकिन इस बीच खबर आई है निशिकांत दुबे के हवाले से, उनके ट्वीट के हवाले से, कि लोकपाल ने इस मामले को सीबीआई जांच के लिए निर्देश दिया है। महत्वपूर्ण इसलिए असीम, क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच सीबीआई या फिर सक्षम अदालतें कर सकती हैं, जबकि जो सांसद के तौर पर जो अनैतिक व्यवहार है या फिर जो एक नियमावली है उसके उल्लंघन की जांच, ये सब मामला हम जानते हैं कि जो लोकसभा की जो समितियां हैं उसमें जाता है। तो लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है वो तो इस पूरे मामले को प्रकरण को देख ही रही है। कल उसकी महत्वपूर्ण बैठक है, संभवतः एक तरह से कह सकते हैं कि महुआ मोइत्रा मामले में एक अंतिम बैठक, इसमें ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्वीकार किया जा सकता है। तो देखना होगा क्या रुख होगा। तमाम जो सदस्य है इस ड्राफ्ट रिपोर्ट पर, जो लोकसभा आचार समिति के सदस्य हैं, विनोद सोनकर जो बीजेपी सांसद है, इस समिति के अध्यक्ष है, तो कल ये दोपहर के बाद ये बैठक होनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस बीच लोकपाल ने सीबीआई को सौंपा है महुआ मोइत्रा से जुड़ा मामला, ये जानकारी निशिकांत दुबे ने दी है ट्वीट करके, जो मुख्य शिकायतकर्ता है इस पूरे मामले में। ऐसे में शैलेंद्र, जब चूंकि हम जानते हैं कि महुआ मोइत्रा ने जब एथिक्स कमेटी का गठन किया गया था तो उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले को जांच करने का अधिकार ही नहीं है इस एथिक्स कमेटी के पास। ऐसे में अब जबकि लोकपाल ने यह कहा है कि अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे, मुझे लगता है कि कम से कम जो तेवर अपनाया था एथिक्स कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा ने और जांच में उस तरह से सहयोग नहीं दिया था, अब सीबीआई जब इस पूरे मामले की जांच करेगी, सीबीआई को इस पूरे मामले में अब महुआ मोइत्रा साथ देगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, दो मुद्दे हैं। पहली बात तो है कि लोकसभा की तमाम समितियां हैं जो समय समय पर लोकसभा के जो सांसद हैं उनके आचार व्यवहार से जुड़े मामले उनको सौंपे जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की अनुशंसा के बाद जब कोई शिकायत आती है, ये कहा गया था कि क्या एथिक्स कमेटी की जगह पर प्रिविलेज कमेटी को पूरा मामला भेजा जाना चाहिए था, ये एक सवाल महुआ मोइत्रा की तरफ से उठाया गया था। लेकिन सांसद ने अगर अपनी नियमावली या फिर सांसद ने किसी जो एक आचार है, व्यवहार है, उसका उल्लंघन किया है या फिर तय नियमों का के परे जाकर कोई काम किया है, तो लोकसभा की समितियां उसकी जांच करती हैं, उसके तथ्य जुटाए जाते हैं। और यही हम वजह है कि लोकसभा एथिक्स कमेटी ने विदेश मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से, आईटी मंत्रालय से जानकारी मांगी थी और पूरी जानकारी महुआ मोइत्रा मामले में उपलब्ध भी कराई गई कि पार्लियामेंट जो लॉगिन सांसद के तौर पर उन्हें दिया जाता है वो कहाँ का इस्तेमाल हुआ, भारत से बाहर कहाँ पर खुला, ये सब भी पूरी जानकारी मांगी गई थी जो सूत्र बता रहे हैं। और पूरी जानकारी पिछली बैठक जब हुई, इसमें चर्चा भी इस पर हुई, तो निश्चित तौर पर वो लोकसभा की जो समितियां हैं वो इस तरह के मामले की जांच कर सकती हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सिर्फ ये कहा जा रहा था कि एथिक्स कमेटी को दिया जाना चाहिए या फिर प्रिविलेज कमेटी को दिया जाना चाहिए, ये महुआ मोइत्रा की तरफ से मामला उठाया गया था। लेकिन सब जानते हैं जब भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई मामला होता है, उसकी जब शिकायत होती है, तब जो पुलिस या फिर सक्षम एजेंसी जांच करती है। और हम जानते हैं कि जो जयानंद देसाई हैं, उन्होंने एक FIR दर्ज कराया था, इससे एक तरह से महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक शिकायत की थी, हौजखास थाने में भी एक शिकायत हुई थी। तो दरअसल कोई जो पुलिस का मामला होता है वो अलग उसकी जांच का विषय होता है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले राज्य सरकार की सिफारिश पर या फिर लोकपाल की सिफारिश पर या केंद्र सरकार की सिफारिश पर सीबीआई उसकी सुनवाई कर सकती है। तो ऐसे में इस पूरी शिकायत को, चूंकि इसमें कहा जा रहा है कि पैसा लिया गया सवाल पूछने के बदले में, राष्ट्रीय सुरक्षा से अनदेखी की गई, और ये शिकायत की थी निशिकांत दुबे ने लोकपाल को। और अब निशिकांत दुबे का दावा है, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। फिलहाल लोकपाल की तरफ से या कोई वो उस तरह से हम इस वक्त पुष्ट नहीं करेंगे, लेकिन निशिकांत दुबे ने ये ट्वीट करके दावा किया है कि लोकपाल ने उनकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो मामला है भ्रष्टाचार का या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला, उस पर सीबीआई जांच की सिफारिश की। अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या होता है। जब सीबीआई इस पर जांच करेगी, सीबीआई में मामला पहुंचेगा, तो निश्चित तौर पर अब एक तरह से देखें कि गंभीर
जो मुश्किल है वो महुआ मोइत्रा के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कल जहां एक तरफ ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा होनी है, स्वीकार किया जाना है पार्लियामेंट एथिक्स कमेटी में, और अब ये पूरा मामला सीबीआई को भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, हम ट्वीट भी दिखा रहे हैं, वो ट्वीट जो निशिकांत दुबे ने किया है। उन्होंने लिखा है कि लोकपाल ने आज मेरे कंप्लेन पर आरोपी सांसद महुआ मोइत्रा के राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखकर भ्रष्टाचार करने पर सीबीआई जांच का आदेश दिया है। ये उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए इस बात का एक सूचना दी है हमें कि सीबीआई इंक्वायरी लोकपाल के जरिए अब इस पूरे मामले में दे दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब लोकपाल के जरिए, लोकपाल में भी शिकायत निशिकांत दुबे की तरफ से की गई थी, लोकपाल ने एक्शन लिया और लोकपाल ने यह कहा कि इस पूरे मामले, चूंकि भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला है, तो इसलिए लोकपाल ने कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर के साथ कल गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में बन रहे वोलोंगोंग और डिकिन विश्वविद्यालयों के परिसरों का दौरा किया। डीडी न्यूज से खास बातचीत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप ही भारत में खुल रहे विदेशी विश्वविद्यालय परिसर पढ़ाई लिखाई की सुविधा प्रदान करेंगे। सर, आपसे मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि एजुकेशन किसी भी देश के विकास को बढ़ाने के लिए एक आगे की एक सीढ़ी होती है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रिसर्च कोलैबोरेशन हो रहा है, वो उसके क्या की पॉइंट्स रहने वाले, क्या की एरियाज रहेंगे? देखिए, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध के लिए एक नई ऐतिहासिक दिन है। अभी तक पिछले 3-4 दशकों में भारत और ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन सेक्टर में बहुत गहरा संपर्क बन चुका है। जिसे मिनिस्टर क्लेयर जी ने कहा, भारत और इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ और ऑस्ट्रेलिया की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की 450 से ज़्यादा रिसर्च एमओयू है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम है, कोलैबोरेशन है। लेकिन आज एक नया इतिहास रचा गया। पहली बार हमारे देश में गुजरात की गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जो सारे मानकों में बहुत ऊंचा स्थान पे हैं, डिकेन यूनिवर्सिटी जो लगभग 50 साल से ऑस्ट्रेलिया में है, जिनके संबंध भारत में 30 साल से हैं, और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी जो लगभग उसी 50 साल भी हो चुका है जिसको। ऐसे 2 यूनिवर्सिटी अपना कैंपस खोलने का फैसला किया। ये दोनों 2 देशों के बीच में नॉलेज ब्रिज के काम करेगा। सर, न्यू इंडिया और डेवलपिंग इंडिया में हमेशा शिक्षा को प्राधान्य दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमेशा इसको बहुत आगे बढ़ाया है। इस कॉपरेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या सर विजन है? देखिए, गिफ्ट सिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही विजन है। गिफ्ट सिटी में आज जैसे हमने ये 2 यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने आज प्रत्यक्ष विजिट किया, डिकेन और वोलोंगोंग, दोनों ने क्या कोर्स चलाने वाले हैं। इसमें डीप डाटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी जैसे आज आधुनिक दुनिया में जो अर्थनीति बन रहा है, जो डिजिटली ही कनेक्टेड है, ऐसे सारा विषयों में ही आज यहाँ शिक्षा दिया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से जैसे हर एक साल 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट भारत की बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा करके, लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं। उसके आधे खर्चे में भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी अपने फैकल्टी, अपने स्टैंडर्ड्स के साथ भारत में पढ़ाएंगे। और अब भी इस यूनिवर्सिटियों में, जैसे मिनिस्टर क्लेयर ने मेरे को आश्वस्त किया है, 80% लोकल इंटेलेक्चुअल्स ही फैकल्टी करके रहेंगे। उनको ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की इकोसिस्टम पे वो रहेंगे, लेकिन होंगे तो भारतीय। इसीलिए नया रोजगार सृजन, ग्लोबल स्टैंडर्ड की एजुकेशन, इमर्जिंग एरिया में एजुकेशन, यही नया भारत की रोड मैप है। और प्रधानमंत्री जी ने आज गुजरात में उसको रियलाइज कराते हुए, इम्प्लीमेंट कराते हुए सबके सामने रखा है। जी बिल्कुल। तो वैश्विक शिक्षा को भारत तक लाने में और नए भारत की सीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए इस शिक्षा का बहुत ही बड़ा योगदान होगा। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के श्रीनगर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने 1200 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की, जबकि 58 लोगों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। डिग्री पाने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए राष्ट्रपति ने छात्रों को कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने छात्रों से अपने मौलिक मूल्यों से कभी समझौता न करने और अपनी शिक्षा के माध्यम से समाज में अहम योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और विश्वविद्यालय की थीम सशक्त महिला समृद्ध राष्ट्र इस वाक्य को सार्थक करती है। की स्थापना में जौन आंदोलन की प्रमुख भूमिका थी। 70 के दशक में शिक्षा के लिए आंदोलन करना यहाँ की विकसित जनचेतना का प्रतीक है। मुझे खुशी है कि वर्ष 1973 में स्थापित इस विश्वविद्यालय ने समय के साथ अपने आप को ढाला है। आज जब हम वीमेन लीड डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब इस दीक्षांत समारोह की विषय वस्तु सशक्त महिला समृद्ध राष्ट्र हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की प्रगतिशील सोच को परिलक्षित करती है। और इसके साथ ही राष्ट्रपति ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों से शिक्षा को समाज के साथ जोड़ने की भी अपील की। इस विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप शिक्षा को समाज के साथ जोड़ें, उसे समाज की बेहतरी और कल्याण में लगाएं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर पर्वतीय पौधों के सर्वाइवल, अडॉप्टेशन एंड प्रोडक्टिविटी पर शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान कर रहा है। ये भी प्रसन्नता की विषय है कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस द्वारा उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र के जैव संसाधनों के संरक्षण पर अनुसंधान किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक मंगलवार को समाप्त हुई। बैठक में संघ दृष्टि से 45 प्रांतों और 11 क्षेत्रों के संघचालक, कार्यवाह, प्रचारक, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य और कुछ विविध संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्रियों सहित 357 प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के अंतिम दिन पत्रकार वार्ता में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ते हुए देश भर के लोगों से इस क्षण का साक्षी बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक देश भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान के निमित्त पूजित अक्षत और श्री रामलला का चित्र लेकर स्वयंसेवक घर घर जनसंपर्क करेंगे। उन्होंने बताया कि शताब्दी वर्ष के निमित्त सामाजिक समरसता, ग्राम विकास, पर्यावरण संरक्षण, गौ सेवा और परिवार प्रबोधन जैसे विषय आग्रहपूर्वक समाज के सामने रखने का प्रयास किया है। पहले स्वयंसेवक और शाखा के स्तर पर इन आयामों का क्रियान्वयन करना है, इसलिए सामाजिक समरसता से समाज को जोड़ना, परिवार प्रबोधन से सांस्कृतिक मूल्य अगली पीढ़ी में आने चाहिए, पर्यावरण रक्षा संदर्भ में पेड़ लगाना, पॉलीथीन का उपयोग कम करना और जल संरक्षण करना है। उन्होंने बताया कि जोधपुर प्रांत, जो राजस्थान का एक तृतीयांश भाग है, उसमें संघ के कार्यकर्ता ने 14,000 किलोमीटर यात्रा की और 15 लाख पेड़ लगाए। कर्नाटक में सीड बॉल पद्धति से 1 करोड़ पौधे लगाने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि देश के सभी नागरिकों की जीवन शैली स्वदेशी होनी चाहिए और नागरिक कर्तव्य का पालन करते हुए अनुशासन अपने जीवन में लाना चाहिए। यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है,
खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारत का स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार विकास कर रहा है। हाल ही में भारत ने स्टील मैन्युफैक्चरिंग में 16 करोड़ टन की क्षमता को पार कर लिया है। इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं और सुधार लागू कर रही है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। हाल ही में भारत की स्टील मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता 16 करोड़ टन को पार कर गई। केंद्र सरकार इस क्षेत्र को और प्रोत्साहन देने के लिए PLI योजना का भी सहारा ले रही है। घरेलू क्षमताओं की पूर्ति के अलावा भारत इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्यात के भी लगातार प्रयास कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चौथे इस्पात सम्मेलन में भरोसा जताते हुए कहा कि भारत इस्पात उद्योग पर किसी भी तरह के अवांछित टैक्स को स्वीकार नहीं करेगा। We will always find innovative solutions. But I can assure you that India will not be accepting unfair taxes or unfair levies being put on Indian steel industry or Indian aluminium or any other industry. I think that collectively the world will have to take a view on this. इस्पात सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने इस्पात सम्मेलन में जानकारी देते हुए बताया कि 16 करोड़ टन से ज्यादा विनिर्माण की क्षमता में ब्लास्ट फर्नेस, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस के जरिए 6.7 करोड़ टन विनिर्माण कराया जा रहा है। इसमें इंडक्शन फर्नेस के जरिए 5.8 करोड़ टन और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के जरिए 3.6 करोड़ टन का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने बताया कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार है और अगले 10 सालों में इसके सालाना 8 से 10% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इसी वजह से दोनों क्षेत्रों में इस्पात की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा इस्पात क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ने भी बेहतर तरीके से काम किया है। उद्योग ने इसके तहत 29,500 करोड़ रुपए में से 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। इकोनॉमी टुडे के फोकस में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान इस्पात सचिव ने कहा कि 2030 तक 30 करोड़ टन उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। स्टील की खपत तेजी से बढ़ रही है और जिस खपत की जो गति है बढ़ने की, उससे हम काफ़ी कन्विंस्ड हैं कि हमारी जो 300 मिलियन टन 2030 तक की उत्पादन का लक्ष्य है वो हम अवश्य प्राप्त कर लेंगे। पर साथ साथ मंत्रालय और उद्योग जगत दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने बताया कि भारत में स्पेशल ग्रेड स्टील के आयात को कम करके घरेलू तौर पर बढ़ावा दिए जाने का फोकस स्पष्ट है। हम अपने देश में कुछ स्पेशल स्टील होते हैं, उनके उत्पादन की वृद्धि के लिए PLI पर भी हमने ध्यान दिया है, जिससे कि उन सभी स्पेशल ग्रेड्स जिन पर अब तक हम मुख्यतः आयात पर निर्भर थे, उन सब को हम अपने देश में ही उत्पादन कर सकें। भारत के स्टील क्षेत्र को दुनिया में विशेष स्थान दिलाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर सुधार कर रही है। यह सकारात्मक बदलाव आने वाले दशकों में भारत के विकसित देश बनने के लक्ष्य को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज। और अब बात क्रिकेट विश्व कप की। ICC विश्व कप में आज पुणे में इंग्लैंड का सामना नीदरलैंड्स की टीम से हो रहा है। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड ने ताज़ा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 216 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड को पहला झटका जॉनी बेयरस्टो के रूप में लगा, जो 15 रन बनाकर पवेलियन वापस हो गए। हालांकि डेविड मलान जमे रहे और उन्होंने 87 रन की पारी खेली। मालन 87 के स्कोर पर रन आउट हुए। और भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने ICC की ताज़ा जारी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। गिल ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है। ये पहला मौका है जब शुभमन गिल बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचे हैं। गिल ने पिछले सप्ताह श्रीलंका के खिलाफ 92 और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 23 रनों का योगदान दिया और विश्व कप की 6 पारियों में कुल 219 रन बनाए। विश्व कप में रनों का अंबार लगा रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली भी शुभमन गिल के साथ टॉप 10 की रैंकिंग में शामिल हैं। विराट कोहली चौथे नंबर पर हैं, जबकि रोहित शर्मा इस लिस्ट में छठे नंबर पर हैं। गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज नंबर 1 पर
बने हुए हैं। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।